हे गाइस, व्हाट इज अप? क्या हाल चाल है? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एंड ये जो वीडियो होने वाला है वो है KTM 250 एडवेंचर की ओनरशिप एक्सपीरियंस। मैं इसे रिव्यू कम एक्सपीरियंस ज्यादा कहूंगा बिकॉज हमने काफी इन डेप्थ इन डिटेल में जाके डिस्कस किया है इस बाइक के बारे में, साथ में दूसरे कुछ बाइक के बारे में भी, एंड कुछ मॉड्स वॉड्स काफी डिटेल में है। आई नो वीडियो काफी लंबा है बट ये एक पॉडकास्ट फॉर्मेट पर रिव्यू मैं लेके आ रहा हूँ, शायद कुछ नया टाइप का वीडियो आपको लगे। तो हेडफोन लगाइए एंड कॉफी वॉफी लीजिए और बस हमारे कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन जाइए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। Just to be with you. सो गाइज, अब मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लाइव तो मतलब आप इसको बाद में देख रहे हो, हम पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं। एज आई राइड AIR मोटो व्लॉग्स सम्राट। सो सम्राट, आप थोड़ा अपने बारे में बताएं कि ताकि हमारे ऑडियंस को पता चले। वैसे जानते होंगे बट स्टिल आप अपना हल्का सा ब्रीफ इंट्रो अगर देना चाहें अपने बारे में तो। ये पूरा मेरे को लग रहा है कि इंटरव्यू में जो पूछते हैं ना, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, वैसा वाला क्वेश्चन, बट फिर भी अरे नहीं, तो बस ऐसी बेसिक ब्रेक हाँ, इंट्रो। तो मैं सम्राट, आप सब शायद मेरे को जानते होंगे एज एयर मोटो व्लॉग्स, और एज आई राइड शुरू में था। अब एज आई राइड से क्यों एयर हुआ राइट। ये बाद में आता हूँ, बोलूंगा इन दिस डिस्कशन। उसके पीछे भी एक फनी सा रीजन है। तो यही है, छोटा और मोटा यूट्यूबर हूँ। और तो यही है, KTM एडवेंचर 250 चला रहा हूँ इन दिनों। मैं थोड़ा सा बदनाम भी हूँ इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा बाइक्स चेंज करता हूँ, बट सबके पीछे कारण होता है, वो आगे आप जानते रहोगे। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कोलकाता एंड नाउ इन दिल्ली, गाजियाबाद। जिला गाजियाबाद। जिला गाजियाबाद के हैं हम। सो गाइज, एज यू नो कि ये जो स्ट्रीम मैं कर रहा हूँ वो 250 एडवेंचर के ओनरशिप रिव्यू के लिए है, के रिगार्डिंग में है। एंड इसमें क्या है, आपको जो एक्चुअल चीजें पता होनी चाहिए जो शायद आपके किसी बड़े पब्लिकेशन के वीडियोस पर देखते होगे रिव्यू को, तो वो ज्यादा डिटेल आपको नहीं बता पाएगा। जो एक ओनर जिसको काफी दिन से चला रहा है उसको एक्चुअल एक्सपीरियंस होता है, तो वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको 250 एडवेंचर के बारे में जो भी चीज है सब चीज अच्छे से पता चल जाए। एंड कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट पे कर सकते हैं। आई होप मैं या सैम दोनों में से कोई एक जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सो सम्राट, आप 250 एडवेंचर लगभग कब से चला रहे हो या कितना किलोमीटर आपने कवर किया है? एक रफली आइडिया बता पाओगे? मेरा जैसे, जहाँ तक मेरे को याद है, ये अक्टूबर में मेरा 1 साल हो जाएगा, और अभी तक मैंने इसको 18,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। मतलब काफी अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस हो चुका है ना? हाँ, 18,000 किलोमीटर में 3 मेजर ट्रिप्स एंड बाकी सारे लोकल ऑफिस वर्क एंड लोकल जो संडे राइड्स एंड ऑल दैट स्टफ। मतलब इसी एक सिंगल बाइक से आप ऑल पर्पस बाइक यूज हाँ, इससे पहाड़ भी जाता हूँ, इससे दूध भी लेने जाता हूँ। एडीवी है ना, स्पेसियस है, ज्यादा सामान रखने को जगह अच्छा बन जाता होगा। हाँ तो मैं ये पूछ रहा था कि मैं पूछ के आ रहा हूँ, मैं ऑडियंस को बता देता हूँ कि भाई के पास पहले NS था। NS के बाद 390 ड्यूक भी भाई ने चलाया हुआ है, एंड 250 जिक्सर SF 250 ना। बीच में 2 और मिस हो गए, डोमिनार 400 और अरे हिमालय। हाँ हाँ। हिमालयन हिमालयन कैसे भूल सकता हूँ भाई, मतलब भाई को मल्टीपल एक्सपीरियंस है। तो आपको लगभग कम्यूटर, एडीवी और जो स्पोर्ट्स रैकेट होते हैं, तो मतलब आपको एक ओवरऑल आइडिया मिलने वाला है सारे बाइक्स के हिसाब से। तो सम्राट, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब आप मार्केट में अपग्रेड करने का सोच रहे थे, मतलब कुछ लोग तो शायद डाउनग्रेड भी बोलते हैं, जैसे कि आपने 390 से 250 में शिफ्ट किया, तो सबके अपने रीजन होते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते कि वो ऐसा क्यों। तो आप एक बार ऑडियंस को एक्सप्लेन करेंगे कि आपने 390cc से 250 में क्यों स्विच किया? या दिस इज एक्चुअली अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, और ये सारे मेरे को पूछते हैं, और मैं फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। 390 से मैं 250 क्यों आया, बिकॉज 390 मैं ड्यूक चला रहा था, और फन पार्टी से मैंने आज तक 390 एडवेंचर चलाया भी नहीं है, मैंने बैठा भी नहीं 390 एडवेंचर पे। तो जबकि मेरे बहुत बहुत सारे दोस्तों के पास है वो। खैर, तो 390 ड्यूक जो मैं चला रहा था, उसमें माइलेज का थोड़ा सा इशू। माइलेज ठीक है, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग स्प्लेंडर लाइक माइलेज फ्रॉम दीज बाइक्स। तो
एक मेरे को जो मिल रहा था अराउंड 25 से 26 इन सिटी और आउट ऑन द हाईवेज अराउंड 35 38 ऐसा, और 44 bhp एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड पॉकेट रॉकेट। तो जब आपके पास वैसी कोई बाइक हो, आपको कभी ना कभी मन करेगा यार भगाओ, वही पॉकेट रॉकेट हाँ। ब्रैप मोड। तो ये मतलब सब अंदर से चुल मचती है चुल थोड़ी। मचती है भयानक वाले, और उस चुल के वजह से मैंने क्या होता है, आप भगाते हो, एंड ऑफ द डे आपका माइलेज बिगड़ता है। और वी इंडियंस हैव दिस लव फॉर दिस क्वेश्चन, कितना देती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो माइलेज वाज वन फैक्टर, नॉट मच बट यस वन फैक्टर। और जो है 390 ड्यूक, मैं जहाँ पे रहता हूँ यूपी गाजियाबाद में, तो यहाँ पे ट्रैफिक इतना भयानक है, और उसमें जब आप फंसते हो स्पेशली इस 44 डिग्री की गर्मी में, मतलब आपकी टांगों की अरे ना बाप रे। भुर्जी फ्राई, मतलब क्या ही बोलूं, सारे एक टंगड़ी, साथ सब लेग कुछ। पीस। स्पेशली लेफ्ट हैंड जो थाई और टांग है, वो उसको आपको लगा कि तंदूर में कोई डुबो के रखा है उसको। अच्छा, ये एक गाइस, ये एक चीज नोट कीजिएगा। ये मतलब ठीक है, 250 एडवेंचर का रिव्यू चल रहा है, बट आपको इसमें 390 का भी एक इंसाइट मिल रहा है कि लेफ्ट साइड आपको ज्यादा गर्मी महसूस होती है। तो ये आपको किसी पब्लिकेशन में नहीं पता चलने वाला, ये ऐसे ओनरशिप रिव्यू में ही पता चलता है। हाँ, क्योंकि ये भी बता देता हूँ, क्योंकि इसका जो बेंड पाइप है जो मेरे पास 390 ड्यूक, दैट वाज अ 2018 और 19 मॉडल, तो उसका जो हाँ। बेंड पाइप वो लेफ्ट हैंड साइड से जाता था, और जो एंटायर हीट वो लेफ्ट हैंड साइड में फेंकता है। एंड अच्छा। टू द सेम पॉइंट, इवन इट्स द सेम विद द 250 एडवेंचर आल्सो, जो मेरे पास है। अच्छा। इसका भी लेफ्ट अभी हैंड अभी साइड वाली। से, हाँ अभी वाली, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड से वो पूरा हीट फेंकता है। जब मैं ट्रैफिक में फंसता हूँ ओके। तो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड से ज्यादा हीट महसूस होती है कंपेयर टू द राइट हैंड साइड। ये एक नया चीज पता चला, मतलब ठीक है, हीट होता है वो सबको पता है, बट लेफ्ट साइड ज्यादा हीट होता है ये शायद अ, मैंने तो कभी नहीं सुना था, तो शायद ये फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे ऐसा रिवील हो रहा है। आप कह सकते हो कि लेफ्ट साइड आपको ज्यादा गर्मी महसूस होती है बिकॉज ऑफ बेंड पाइप, राइट? एंड इवन मोर फनी फैक्ट, इसमें मेरे वाले बाइक में देयर इज अ डुअल रेडिएटर फैन, मतलब डुअल फैन रेडिएटर उल्टा बोला। तो इसमें दो हाँ। पंखे हैं, तो इन स्पाइट ऑफ दैट द एंटायर हीट इज चैनलिंग आउट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड का टांग ओके। अभी भी ज्यादा काला है अगर कंपेयर करूँ तो। टैन हो गया होगा। 10 होगा, अल्ट्रा 10 प्रो मैक्स। तो तो वही वो एक रीजन है। प्लस मैं 390 का जो पावर है ना, ठीक है इसको बोलते हैं ब्रैप हाँ। फास्ट एंड एवरीथिंग, बट वो सड़के तो दिखाओ मेरे को जहाँ पे मैं वो सुपर पावर यूज करूँ। सड़के में तो गाय भैंस हाँ, ये भी इंसान है। दुकान सब है, सड़क छोड़ के सब कुछ है उस पे। तो ये भी इट्स है। नॉट प्रैक्टिकल फॉर मी। तो मैं जब 250 चलाया था, चाहे वो CBR 250 हो या कोई भी और 250 हो, मेरे पास है जिक्सर 30 से पहले, 250 का हाँ। पावर मेरे को बहुत ज्यादा यूजेबल एंड प्रैक्टिकल लगा, क्योंकि उसमें आपको माइलेज मिलता है अच्छा खासा, 38 से 40 का माइलेज, और आपको आराम से आप कम्यूट कर सकते हो, बहुत ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन नहीं है, हीट कंपेरेटिवली कम होती है। ये ना एक जो लोग टूरिंग करते हैं विशेषकर इंडिया पे, तो मेरे को भी लगता है जो 250 सीसी है ना, वो वेल बैलेंस है, सिटी प्लस हाईवे। अगर आप इससे ऊपर में जाते हो ना, तो अगर सिर्फ आप टूरिंग के लिए यूज कर रहे हो, ऑब्वियसली आप मतलब सिटी पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हर एक का अपना कंफर्ट जोन होता है। तो मेरे हिसाब से 250 प्लस अगर आप रखे हो ना, तो एक सेपरेट बाइक रखो टूरिंग करने के लिए। इनफैक्ट मैं अपनी बात बताऊं ना, तो कई लोग पता है मुझे अभी तक पूछ पूछ के परेशान कर डाले कि भाई बाइक कब अपग्रेड करोगे, नया बाइक कब लोगे। मेरा पॉइंट ये रहता है भाई, जरूरत तो पड़े पहले, क्योंकि मेरा मेजर रहता है वीकेंड राइड, और हाईवेज बेसिकली मेरे को बहुत कम जाना पड़ता है, ठीक है। तो हाईवेज जब मैं कम जाता हूँ ना, तो 150 सीसी का मेरा मतलब, 250 भी छोड़ो, 150 सीसी मेरा सफिशियंट है। कभी जाता हूँ तो 90 100 तक के चल जाता है गाड़ी, तो कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी तो मुझे सिटी में चलना है, ऑफ रोडिंग करना है, तो हो जाता है, दिक्कत नहीं होती। तो आप अपना एक पर्पस देख लो, क्या पर्पस है, क्या राइडिंग कंडीशन है, उसके हिसाब से लो। सो कमिंग ऑन टू 250 एडवेंचर, जब आपने जिक्सर 250 से बाइक चेंज करने का सोचा, तो क्या आपके पास और मल्टीपल कुछ ऑप्शन थे, या एक श्योर शॉट था कि मुझे 250 एडवेंचर ही लेना है? ऑप्शन तो थे मेरे पास, जैसे वेरी फर्स्ट ऑप्शन गिवन टू मी और आई हैड वाज डोमिना 250।
एक वो ऑप्शन था मेरे पास, बट डोमिनार में इसलिए नहीं गया कि डोमिनार, नए वाले डोमिनार में उन्होंने वजन कम करने के बजाय 20 किलो वजन बढ़ा और दिया बढ़ा है, दिया। तो कोई मतलब नहीं हम्म बनता डोमिनार लेने का। और हम्म थोड़ा सा वो रिलायबिलिटी इशू को लेके भी मैंने बहुत सारे ऑनलाइन फोरम में देखा था कि डोमिनार के ये होते हुए, खराब होते हुए एंड ऑल दैट। KTM मेरे पास जब 390 थी और अब जब 250 है, आई कैन काउंट ऑन इट्स हम्म रिलायबिलिटी। मतलब 250 एडवेंचर का खास करके मैं बता सकता हूँ, आई एम वेरी हैप्पी विद द बाइक बिकॉज सब कुछ है उसमें, मतलब एडिक्वेट पावर एंड एवरीथिंग। बट मेरे पास क्लियरली ऑप्शन हम्म उस टाइम पे थे, एक तो ये डोमिनार, नेक्स्ट वन हम्म। वाज जस्ट एन ऑप्शन फॉर द सेक ऑफ इट, लाइक हस्क्यूवर्ना का जो कौन सा विट पिलिन, स्मार्ट पिलिन, और अजीब से हाँ, नाम है वो उनके। शॉर्ट पिलन, रेड पिलन, हाँ। हाँ, बट उसमें 9.5 लीटर की टंकी है, तो उससे मैं क्या खाक टूरिंग हम्म करूंगा। तो और उसमें पीछे हाँ लगेज हाँ। बांधने की जगह नहीं है, छोटू सा एक सीट एक दिया है। मैं हूँ मोटा ब्लॉगर, तो मैं खुद ही फिट नहीं होऊंगा तो मेरे लगेज कहाँ फिट होंगे उस बाइक में। ऐसा लगेगा हाँ, कि चीप वो तो चीटी के। वो तो टूरिंग पर्पस के लिए है ही नहीं वो, हाँ, मतलब उसको स्ट्रिक्टली सिटी पे चलाना है, उसके लिए ज्यादा सही है। मेरे लिए सही नहीं, क्योंकि बट मैंने लद्दाख ट्रिप करते हुए देखा था एक बंदे को, हस्की वाना कौन सा पता नहीं, उस पे पूरा एकदम हम्म वायाटेरा का क्लॉ मिनी लगा के ये सब कर कुरा के। हाँ, वही बोल रहा था कि ना, एक्चुअली क्या है, करने को सब पॉसिबल है। मतलब कोई ZX-10R को भी लेके चले जाए लद्दाख, बट वो कंफर्ट जोन में नहीं रहेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा एफर्ट, बहुत सारे चीज लगेंगे। तो जिक्सर मैंने चला लिया SF, और जिक्सर का नेकेड हम्म वाला ऑप्शन था, बट ऑनेस्टली मेरे को एडवेंचर बाइक में इसलिए जिक्सर, वन ऑफ द मेन रीजंस जो मैंने अपने हम्म। जिक्सर उसमें भी बताया था प्लेलिस्ट में, जिक्सर के लिए मार्केट में ऑलमोस्ट देयर आर नो एक्सेसरीज अवेलेबल, खास करके SF के लिए। ए, इस चीज का तो भुगत भोगी मैं खुद हूँ। मैंने पूरा करोल बाग छान मार लिया, मैंने बहुत सारे जो आफ्टर मार्केट जो शॉप्स होते हैं जो कस्टम बनाता है, मैंने सबके हम्म पास, मैंने दर दर की ठोकरें खा के जो बोलते हैं वही वाला बात है। तो हम्म सब जगह मैंने, सारे आ जाते हैं, हाँ सर हो जाएगा हो जाएगा, जैसे आगे बाइक देखते हैं, अरे सर आपका तो जिक्सर 250 है, नहीं हो पाएगा, तब बहुत दुख पहुंचता है। और मैं लद्दाख का सोच रहा था, तो लद्दाख में मेरे पास पीछे जो मैं लगेज बांधूंगा उसके लिए कुछ ऑप्शंस थे ही नहीं मेरे पास। तो दैट वाज वन ऑफ द हम्म। मेन रीजंस। मैं, और फेयर्ड बाइक है, बाई चांस अगर गिरे तो साढ़े हाँ, आठ हजार 9,000 का खर्चा स्ट्रेट फॉरवर्ड है फेयरिंग को एकदम चेंज सीधा सीधा। करना। और इसके लिए कोई फ्रेम स्लाइडर, आज तक मेरे पास कॉल्स आते हैं, और कॉल्स नहीं मतलब मैसेजेस आते हैं, भाई इसका कोई उसका फ्रेम स्लाइडर का ऑप्शन बताओ, एंड मैं सबको यही बोलता हूँ भाई कोई ऑप्शन नहीं है। मैं ले दे के जुगाड़ जमा वमा के एक तो लगाया हूँ, बट वो ऐसे क्रैश गार्ड टाइप का नहीं है, बट ठीक है, पर्पस जो है वो सॉल्व करता है। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले इंस्टा में आपने फोटो देखा होगा, एक मैंने ड्रिफ्ट टाइप का एक फोटो डाला था अपने बाइक का। वो एक्चुअली मैं ड्रिफ्ट करते करते मैं बाद में बाइक को ड्रॉप किया, और वो लेग गार्ड ही था। तो है, वो जरूरी चीज है, मतलब ठीक है, देखने में शायद उतना अच्छा नहीं लगता, पर्पस जो है वो सॉल्व होता है उससे। एग्जैक्टली तो ये सब कुछ देख के 390 एडवेंचर तो मैं नहीं लेता, क्योंकि 390 एडवेंचर वाज वे टू ओवर प्राइस फॉर माय बजट, एंड इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान लेके हम्म। मेरे को कोई मतलब नहीं है उससे। मेरे को कोई ब्लूटूथ नहीं चाहिए, अरे मेरे को कोई ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं चाहिए। ABS जिंदाबाद, ABS है, ऑन ऑफ कर सकते हो, दैट्स इट। इनफैक्ट ब्लूटूथ तो जिनके पास होगा भी, वो हार्डली इनिशियल कुछ दिन में जोश जोश में यूज करते हैं, बट जहां 10-15 दिन हो गया फिर उसका कोई यूज करते होंगे कुछ लोग, बट रेयरली होता है, बहुत कम लोग यूज करते हैं। मतलब वो थोड़ा फैंसी टाइप का चीज होता है, ठीक है, रहता है तो अच्छा लगता है, बट यूज शायद बहुत कम लोग करते हैं। वही, तो सब कुछ मिला के दिस वाज माय क्लियर ऑप्शन, एंड आई एम हैप्पी आई वेंट फॉर द बाइक। भाई इतना सीसी है, इतना BHP है, मैं वो सब कुछ नहीं पूछने वाला। वो तो सब चीजें गूगल करोगे सब मिल जाता है, ठीक है। मैं ये पूछता हूँ कि आप कंफर्टेबल जो क्रूज होता है हाईवे पर, वो कितने RPM पे हो जाता है, और उससे ज्यादा भी होता होगा, लेकिन एक एक रेंज जिसमें बिल्कुल भी इंजन स्ट्रेस मत हो, वो आप कितने स्पीड तक लेके जा सकते हो, और वो किस RPM के आसपास में होता है? मैं 90 टू 100 में रखता हूँ बाइक को मोस्टली। जब मैंने लद्दाख किया था, जब मेरे को हाईवेज मिल रहे थे अच्छे खासे, तो मैं हम्म 90 टू 100, 110, 20, बीच में एक बार बहुत ज़्यादा चुल मची तो मैंने 130 टच करा दिया था विथ माई लगेज हम्म एंड मी। तो उस टाइम पे आई गेस बाइक वॉज अराउंड 9 to 10,000, नहीं 10,000 तक तो नहीं गया था, 8-9 के आसपास
था आरपीएम, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है आरपीएम वाला फिगर। तो दिस वाज द स्पीड, मतलब 130 एक बार टच करा था, बाकी 90 to 100 आराम से चलती है, कोई स्ट्रेस नहीं है इंजन में। मतलब जो कंफर्ट जोन है वो 90 to 100 के आसपास है। हाँ, उसमें आप आराम से और स्ट्रेट पैच लो, कॉर्नर्स लो, कुछ नहीं प्रॉब्लम। और उसी में मतलब माइलेज भी आपको सबसे ज्यादा सही मिलता होगा। बहुत, अरे लद्दाख में मैं जब कारगिल एंटर करके कुछ एक कारण के लिए रुका था, मैंने डैशबोर्ड में देखा था 47 का माइलेज दिखा रहा है। मैंने सोचा था मेरे आंखों में कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा, मैंने दोबारा चेक किया तो मैंने बोला चलो 47 की जगह 41 दे, 40 दे, तो भी मैं खुश हूँ। मैं 150 चला रहा हूँ और मुझे मतलब वही है कि थोड़ा जब स्ट्रेच करता हूँ तो मुझे अप्रोक्स 38-40 का माइलेज मिलता है। तो 250 में अगर ये माइलेज मिल रहा है तो बहुत सही चीज़ है। मतलब अगर आप 250 एडवेंचर पे अगर आप टूरिंग करते हो और 90-100 की स्पीड रखते हो जो कि एक लीगल स्पीड भी है और सेफ स्पीड भी है फॉर द बाइक, तो आपको माइलेज भी सही मिलेगा एंड बाइक भी आपकी बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहने वाली है। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। एक थोड़ा-सा अलग टाइप का क्वेश्चन, शायद कभी आपने अटेम्प्ट किया हो नहीं किया हो पता नहीं, बट जो टॉप गियर है मतलब जो 6th गियर है उसमें सबसे लोएस्ट स्पीड ऐसा कौन-सा है जिसमें बाइक आराम से चल सकती है? मेरे ख्याल से वो 40-50, क्योंकि उसके नीचे नॉक फोर्टी करने ना, फिफ्टी उसके नीचे ही नॉक करना, वो बोलेगा कि भाई क्या कर रहा है, मैं केटीएम हूँ, थोड़ा सा इज्जत कर ले, गियर डाउन कर, तो वही वाली फीलिंग देना हाँ शुरू कर देता है वो। फिर वही चीज़ आ गई जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि आप शहर में बहुत ईज़िली बिना ज़्यादा गियर चेंज किए हुए इस गाड़ी को यूज़ कर सकते हो। वही अगर आप हायर सीसी पे जाते हो तो फिर आपको आपको पता ही है फिर गियर काफ़ी अप डाउन करना पड़ता है। ये मैं जब ऑफिस जाता हूँ ना, मैंने नोटिस किया है, मैं एक वीडियो किया भी था, अपने शॉर्ट्स डाला था मैंने अपने चैनल पे, जहाँ पे मैंने दिखाया था कि बिना क्लच इनपुट के बाइक फर्स्ट गियर पे 10 किलोमीटर में पूरा बेसमेंट पार्किंग घूम रहा हूँ मैं उसके साथ, और उसमें थोड़ा थोड़ा अच्छा इंक्लिनेशन भी कर रहा है बाइक आराम से। हाँ, थोड़ा सा नॉकिंग टाइप फील देता है उसमें, बट वो चढ़ गया एंड नीचे उतर भी गया, तो इट वाज फाइन। तो मैं उस चीज़ को ट्रैफिक में भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करता हूँ। जब मेरे को मैं सामने दिख रहा हूँ कि ट्रैफिक रुकने वाले हैं और ये रुक चुका है ऑलरेडी, तो मैं आराम आराम से उसको छोड़ देता हूँ फर्स्ट गियर पे, और 10 किलोमीटर पे क्रॉल करते करते जब मैं 10 से नीचे जाता है तब क्लच दबा देता हूँ, हाँ कि उसके मेरे को पता है अब इंजन बंद होने के पूरे पूरे चांसेस है, तो जैसे ही 10 के नीचे जाएगा मैं क्लच दबा देता हूँ। उससे पहले आराम से 10 पे टक 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 टक, हाँ थोड़ा वो कटोरा जैसा साउंड करता है, केटीएम का जो कटोरा वाला साउंड होता है ना फेमस, तो वो वाला हाँ साउंड एक आ जाता है उसमें, बट बाइक चल जाती है। अच्छा तो अब अगला जो क्वेश्चन है मेरा, थोड़ा पब्लिक को इनसाइट भी दे देता हूँ व्यूअर्स को कि आपको बैक का कुछ इशू भी चल रहा था राइट? नहीं, मेरा जो था, मेरा टेल बोन पेन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था एक्चुअली। ये इसका हिस्ट्री बहुत पहले, मैं एक बार दो ढाई मंजिल के आसपास से ये मैं गया था भिलाई पे किसी शादी में, तो वहाँ से कुछ ज़्यादा भिलाई टसनपट। मतलब छत्तीसगढ़ आ चुके हो हाँ मतलब। हाँ, भिलाई में मेरे रिलेटिव्स रहते हैं ना। अरे कभी आओ तो जरूर फोन करना भाई, हाँ अपन हाँ भिलाई पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, आ जाएंगे आ जाएंगे। तो मैं वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही टसनबाजी के चक्कर में मैं ढाई मंजिल के गिरा था, वो स्पाइरल सीढ़ी होती है ना, उसमें मेरा वो, अरे बाप रे। उससे गिरा था, बहुत खरोचे वरोचे आई। तो खरोचे तो बोरोलिन से ठीक हो गया था, बट हाँ खरोच में तो दिक्कत नहीं होती। उसका असर मेरे को दिखा ऑलमोस्ट 5-6 साल बाद। ऑफिस जाते वक्त एक दिन पीठ में भयानक सा दर्द हुआ, तब जाके डॉक्टर वॉक्टर दिखाने के बाद उसमें हेयर लाइन क्रैक आया था मेरे को, तो मेरे को वो कमर वाला बेल्ट दिया गया, तो वो पहन के मैंने चलाया, ठीक है, बट धीरे धीरे मतलब भाई बेल्ट फेल्ट जैकेट वैकेट ये सब पहन के आपको नहीं होगा। आपको तो मतलब कुछ दिन तक बिल्कुल मोटरसाइकिल स्किप करना चाहिए था, जहां तक हाँ, डॉक्टर ने मुझे बोला था लगता है। मोटरसाइकिलिंग छोड़ना पड़ेगा, मैंने डॉक्टर को स्मार्टली बोला था आप डॉक्टर ही छोड़ दो, तो डॉक्टर का ईगो हर्ट हो गया था उसमें। तो मैंने सोचा भाई मोटरसाइकिलिंग तो मरते दम तक छोड़ नहीं सकता, तो मेरे को प्लान बी से ही कुछ करना होगा, तो मैं वही पेन किल्स पेन बोलते हैं ना, दर्द से ही दर्द हाँ जाता है वही, तो मैंने वैसा ही करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे ठीक है, वो हेयर लाइन क्रैक वाला जो पेन वो तो सॉल्व हो गया था, दवाई ववाई भी ली थी। बट जो टेल बोन प्रॉब्लम क्या था ना, जब मैं जिक्सर चला रहा था या इससे पहले जब मैं केटीएम चला रहा था 390 डोमिनर भी, हाँ तो उस टाइम से मेरा शुरू हुआ कि मैं जब लॉन्ग डिस्टेंस चला रहा था, जो टेल बोन जहाँ से स्पाइन और हिप जॉइंट का जो एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता था। तो मैं क्या होता था, मैं जब बाइक पे प्रोलॉन्ग, मानो कि मैंने 100-200 किलोमीटर चला लिया, ब्रेक देना, ढाबे पे रुक रहा है, ब्रेक देना है, तो मैं बाइक से उतरते वक्त मेरा जो पेन होता था ना, बहुत झंझनाहट वाली जो पेन होती है वो, तो
इस चीज़ के लिए मैंने दवाई भी ले रखी है, होम्योपैथी लिया था, और काफ़ी हद तक ठीक भी हुआ उसमें। अब टच वुड आसपास, हाँ है, ये है। तो मैंने उसमें अभी मेरा पेन नहीं होता है। एंड आई वॉज एक्चुअली स्केयर्ड, क्योंकि मैं जब जिक्सर चला रहा था, जिक्सर मैंने लिया इसलिए था कि जिक्सर का जो SF जो मैं चला रहा था, जो स्पोर्ट्स बाइक पोजीशनिंग है, तो उसमें हाँ मेरा ये मानना था कि अगर मेरा स्पोर्ट्स बाइक चला रहा हूँ तो मेरा बॉडी ऐसा थोड़ा सा रहेगा, और सीट के तो मेरा गैप बन जाएगा थोड़ा सा, स्पाइनल पे पूरा वो प्रेशर नहीं आएगा। बट इनिशियली वो ठीक चल रहा था, बट धीरे धीरे वो पेन वापस आता गया उस पोजीशन में भी। एंड व्हेन आई वेंट टू दिस एडवेंचर 250, मेरे को और ज़्यादा डर था यार, मैं वापस KTM में जा रहा हूँ, KTM के सीट्स हार्ड होते हैं, तो अब हाँ दर्द का क्या होगा। बट अब मानोगे नहीं, मैं लद्दाख कर लिया, दिल्ली कोलकाता कर लिया, ग्वालधाम कर लिया, ये तीनों ट्रिप में एक सिंगल बार के लिए भी मेरा टेल बोन पेन नहीं हुआ। एंड आई वॉज लाइक सरप्राइज टू माई सेल्फ। मैं मम्मी को कहता रहता हूँ यार ये क्या मतलब गॉड कनेक्शन है या कुछ लेट असर है दवाई का या जो भी है, आई एम मतलब आउट ऑफ दिस पेन। चलो बहुत सही है कि सही है, मतलब बाइक आपको अच्छे से सूट कर गई। और आपको मतलब ये गाइस, ये पता है, ये ना, ये चीज को मैं एक लाइन में खत्म कर सकता था, मैं या सम्राट भाई इसको एक लाइन में खत्म कर सकते थे कि इस गाड़ी की कंफर्ट बहुत अच्छी है। बट ये जो भाई ने अपना बताया है, जो किस्सा बताया है, उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि किस लेवल तक के आप इसमें कंफर्ट को फील कर सकते हो। जिसको मतलब कुछ मेडिकल इश्यू था किसी समय पर, वो मेडिकल इशू भी अब मतलब लगभग नेग्लिजिबल है, उसके साथ भी वो कंफर्टेबली बाइक को लॉन्ग राइड्स लेकर के जा रहे हैं। और भाई के चैनल पे आप जब जाके देखोगे तो पता चलेगा कि भाई कितने ऑफ रोडिंग वाले भी, पिछले कुछ ट्रिप्स में ऑफ रोडिंग भी इन्होंने काफ़ी करे थे। तो वो आपको समझ में आना चाहिए कि कितना लेवल का इसका कंफर्ट है। तो ये था इसका कि 250 एडवेंचर, अगर आप कंफर्ट वाइज अगर सोच रहे हो कि मुझे कंफर्टेबल लगेगा या नहीं लगेगा, तो वो आप इससे समझ सकते हो। और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा गाइज, पता है हर किसी के लिए ना कंफर्ट लेवल भी कुछ कुछ अलग अलग होता है, तो एक बार आप टेस्ट राइड जरूर लीजिएगा। एंड अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग सस्पेंशन सेटअप करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे भाई हैं, भाई अपने बॉडी वेट के हिसाब से 250 एडवेंचर इनको सूट कर गया। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो आप उसको सस्पेंशन को प्री लोड एडजस्ट कर सकते हो, या आजकल तो आफ्टर मार्केट अगर आप चाहो कि नहीं मुझे तो सिर्फ 250 एडवेंचर ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, और आपको सस्पेंशन नहीं जम रहा है, तो आप सस्पेंशन को भी मॉडिफाई कर सकते हो। थोड़े पैसे लगते हैं मानता हूँ, बट कस्टमाइजेशन का ऑप्शन इज ऑलवेज देयर। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट कहना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है, यहीं पे फरीदाबाद से है। ही इज इवन सीनियर टू मी, लाइक 8 years सीनियर टू मी। एंड हाँ वो ऑलमोस्ट 17-18 साल बाद ही हैज स्टार्टेड राइडिंग बाइक्स, एंड ही नाउ राइड्स अ KTM ड्यूक 250। तो वो सिलीगुड़ी से बिलोंग करता है। वहाँ पे वो सारे मतलब होंडा के क्लासिक सुपर बाइक्स जो होते हैं वो सारे चलाते थे। तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही सही है ड्यूक 250। जस्ट इन केस मैं एक एडिशनल पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पे। और उन्होंने ये भी कहा कि ड्यूक 250 में अगर आप चाहो तो BMW GS का जो है, जो GS 310 है, उसका रियर सस्पेंशन पूरा पूरा एग्जैक्ट फिट हो जाता है। पैसे लगता है, बिना पैसों के तो कुछ भी नहीं होता है। तो वो अगर आप मैंने 15-16 हज़ार के आसपास अगर खर्चा कर सकते हो तो, या मे बी उससे भी ज़्यादा होगा, बट ये पूरा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ रहा है। सस्पेंशन ADV का उठाओ या निकालो और उसमें आप ये लगा दो, पूरा एकदम मक्खन सस्पेंशन आपको मिल सकता है। ऐसा मैंने सुना है, किसी को करते हुए नहीं देखा है मैंने, तो ये जस्ट मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैं जिस हिसाब से मैं अपने बाइक के साथ अप डाउन करते रहता हूँ ना, कंफर्मेशन मैं दे रहा हूँ कि हो सकता है, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अभी कुछ दिन पहले ही किसी से कुछ बात हो रहा था सस्पेंशन को ही लेकर के, तो शायद मैंने आपको कल बताया था। बस जिसकी रिक्वायरमेंट है बेसिकली, लाइक एक है आकाश करके है, उन्होंने अपने 390 एडवेंचर पर एक्सपल्स के सस्पेंशन को यूज हाँ, किया तूने है। शेयर किया था, कम्युनिटी पोस्ट दिया था ना YouTube। हाँ, कम्युनिटी पोस्ट में मैंने शेयर भी किया था। तो उसने मतलब एक्सपल्स माना, दोनों का फोक साइज भी अलग है, वेट भी अलग है,
बट उनके राइडिंग के लिए, उनके रिक्वायरमेंट के लिए ये चीज़ सही लगा तो उन्होंने उसको एडजस्ट किया। ऑब्वियसली उसके साथ और सारे बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते हैं, बट मतलब बस बता रहा हूँ कि हो जाता है अगर आप करना चाहो तो बहुत सारे चीज़ है पॉसिबिलिटी। सो एक चीज़ और, खैर आपने बता दिया कि कंफर्ट तो इसका बहुत अच्छा है। अब हैंडलिंग वाइज अगर आप इनसाइट दो कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि कैसे रहती है इसकी हैंडलिंग। वैसे तो केटीएम की हैंडलिंग का कोई मतलब कोई क्वेश्चन करने वाली बात नहीं है, बट स्टिल अगर आप अपने तरफ से बताना चाहो हैंडलिंग के बारे में तो। हैंडलिंग तो मैं कहूँगा काफ़ी सही है, बिकॉज मैं कहूँगा सबसे पहले हैंडल बार को लेके, जब मैं इन सिटी चला रहा हूँ, जब मैं ऑफिस जाता हूँ, मेरे को हद से ज़्यादा फिल्टरिंग करना पड़ता है, क्योंकि मैं ही जानता हूँ क्या सिचुएशन से मैं गुजरता हूँ। तो उस मोमेंट में मेरे को, जो पहले पहले मैं जब बाइक लिया था, मेरे को लगता था ये काफ़ी चौड़ा है इसका हैंडल बार, ये टकराएगा, मैं ठोकूंगा किसी के मिरर्स पे। बट टू माई सरप्राइज ये इतना इजीली फ्लिकेबल है ना ट्रैफिक के थ्रू। और जब आप बाइक के साथ यूज टू हो, ये कोई भी बाइक ले लो, जब आप बाइक के साथ यूज टू हो जाओ ना, जब आपको पता है बाइक का बिहेवियर, तो ये सारे चीज बहुत ज्यादा आपके लिए मतलब मसल मेमोरी हो जाता है। आप आंख बंद करके उसको फ्लिक कर सकते हो। तो मेरे पास हिमालयन भी थी। हिमालयन को क्या, मैं हिमालयन के साथ इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ कि दोनों एडवेंचर कैटेगरी में आता है। तो हिमालयन में जब मुड़ता था, हिमालयन का वेट मेरे को फील होता था, 180 केजीज का जो वेट होता है वो फील होता था। जब हम फिल्टरिंग करते हो, ये आपको थोड़ा सा आपको प्रेशर ज्यादा देना पड़ता था। ये भाई साहब जो है एडवेंचर 250 169 केजीज आई गेस उसका वजन है, तो मक्खन के तरह फिल्टर होता है। एंड द सेम चीज हैपेंस विद यू टर्न्स। जब ऑफिस से आता हूँ, मेरे को कई सारे यू टर्न्स लेने पड़ते हैं, मतलब बहुत स्टीप यू टर्न्स, और एक साइड में ट्रक, एक साइड में बस, एक साइड में गाय, भैंस, इंसान, मतलब सब कुछ होता है, जैसे जू। तो उस सिचुएशन में यू टर्न लेना भी मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है। और सेम चीज अगर मैं ऑफ रोडिंग में लेके जाऊँ, मैं जब लद्दाख कर रहा था, तो मैं वहां पे जब बाइक को ऑफ रोडिंग पैचेस के ऊपर से लेके जा रहा था, मतलब सैडलिंग करके एंड एवरीथिंग, इट हैंडल ब्यूटीफुली, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है। जब आप ब्रेक करोगे तब थोड़ा सा ध्यान इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि इसका ब्रेक इज नॉट एज शार्प एज 390, तो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग है, तो वो थोड़ा सा डाइव इन ज्यादा करना चाहता है इसमें। तो उस चीज में आप थोड़ा सा ध्यान रखो, बाकी आपको हैंडलिंग में कोई भी इशू नहीं। हाँ, हाइट इज वन थिंग विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर। मैं 5'7" का हूँ। वही मेरा अगला पॉइंट आने ही वाला था। हाँ, तो मैं 5'7" का हूँ। 5'7" में मेरा क्या होता है, एक साइड पैर का एक साइड मतलब या तो लेफ्ट या तो राइट टिकेगा, बाकी एक हवा में लटकेगा या तो टिप्टो होगा। अगर आप 5'7" से भी बिलो हो, जैसे मेरे ऑफिस का एक बंदा है 5'4" है उनका हाइट, वो मेरे बाइक में उस दिन चढ़ तो गया था बट उसके दोनों पैर ऐसे लटक रहे थे। तो वो तो दैट इज द थिंग, अगर आप लंबे हो तब आपके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा लंबे हो तो आपको क्रैम्प फील हो सकता है, बट ठीक है, इट्स एडजस्टेबल फॉर एवरी हाइट। बस इट्स हैबिट, आप चलाओगे, आपका जैसे ही मसल मेमोरी बन जाएगा, एवरीथिंग वुड बी पीस ऑफ केक। पता है जब मैंने 390 एडवेंचर का टेस्ट राइड लिया था, तो मेरी जो हाइट है वो 5'6" है, तो वही है। अब होता क्या है ना, जैसे अपार्ट फ्रॉम हाइट आपका वो भी मैटर करता है कि आपके लेग्स कैसे हैं, मतलब कि फिजिक कैसी, काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती है अगर आप हाइटेड गाड़ी में चलते हो तो मेरे साथ क्या हो रहा था कि जो ये टो है, राइट, अब जब आप नॉर्मल शूज पहनते हो तो पूरा ऐसे सीधा कर सकते हो, तो मतलब कोशिश करोगे ना पूरे ग्राउंड तक पैर पहुंच जाए, तो समहाउ दोनों तरफ मेरा पैर पहुंच जा रहा था। बट जब मैंने अपने राइडिंग बूट को पहना, तो राइडिंग बूट क्या करता है, वो रेस्ट्रिक्ट कर देता है, ये जो एंकल के पास के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है। पूरा फोल्ड नहीं हो अब पाएगा। पैर मेरे मुड़ ही नहीं रहे, हाँ, फोल्ड होता नहीं है, तो फिर वही एक तरफ इधर एक तरफ इधर। बट उस समय मुझे मुझे एक बात याद आई, जब आई होप आप भी, मतलब हम उस जमाने से हैं जब एक साइकिल ऐसा हुआ करता था जो ट्रायंगल टाइप का इसका फ्रेम होता था, हाइट काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो जब मैं साइकिल सीख रहा था तभी भी हमारे पैर नहीं पहुंचते थे, बट समहाउ हम लोग साइकिल चलाते थे बिना पैर पहुंचाए हुए। मतलब अगर आप भी अगर स्कूल स्कूल गए होगे साइकिल से, या तो उस वक्त तो हाइट
मतलब उतनी थी नहीं, बट साइकिल हम मैनेज करते थे। हाइट अगर आपकी 5'5", 5'6" भी है तो ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी को नहीं चला सकते, बस आपको कॉन्फिडेंट होना, आपको एक आइडिया होना चाहिए। और उसके बाद एक एडवांटेज ये भी है हैंडलिंग और हाइट में, अगर मैं बात करूँ तो गाड़ी की जो, जैसे भाई ने बताया कि हिमालयन की वेट जो है आपको फील होती है, डिस्पाइट उसकी हाइट जो है मेरे ख्याल से इससे 30-35 कम होगी, राइट, मतलब, है ना, इससे कम है, बट उसकी वेट प्लस जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक टर्म होता है, अगर आप गूगल कर लीजिएगा जो भी चीज़ है, वो मास सेंट्रलाइजेशन ऐसे किया जाता है ना कि आपको शायद वेट अगर है भी तो ज़्यादा फील नहीं हो रहा है, और वो अगर आपकी हाइट कम है तो बहुत बड़ी एडवांटेज होती है। जो नेपाल तरफ के कुछ लोगों से पहले कभी बात होती थी, तो वहाँ के जो डर्ट डर्ट बाइक सब राइड करते हैं, वहाँ के रोड कंडीशन आपको भी पता है कैसा कैसा है। है? वो भाई साहब यही तो 855 और 900 mm की मतलब हाइट रहती है, और उसको वो लोग बंदे लोग राइड करते हैं, एंड मतलब जोग्राफिकली वहाँ के लोगों की हाइट कंपेयर टू इंडिया से, इंडियन लोगों की एवरेज हाइट 5'6", 5'7", 5'8" के आसपास होती है, वहाँ की थोड़ी सी और कम होती है। डिस्पाइट दैट वो लोग 900 mm की सीट हाइट में आराम से बाइक चलाते हैं। तो वही है, जैसे कि आपने कहा, मसल मेमोरी में होना चाहिए कि कब मेरे को कहाँ पैर रखना है, किस बॉडी पार्ट में कितना स्ट्रेंथ देना है। अभी इसका भी नया मॉडल आ गया है ना, 2022 250 एडवेंचर का। 250 सही एडवेंचर्स लगता का। है यार वो हाँ, वाइट। उसमें बस नया एक ही चीज है, उसमें स्टिकर्स नए हैं। कलर, स्टिकर्स, सही है। तो आपने भी तो अपने मतलब डीकैल लगा के नया ही कर लिया अपने गाड़ी को। मैंने 390 का देख के किया था, मतलब सो देखा था एक्चुअली 250 का, बट दूर से देखेगा हम्म तो वो 390 जैसा लगता है, बट एग्जैक्टली वो शेड ऑफ ब्लू मेरे को नहीं मिला था, तो मेरे को थोड़ा सा लाइट हम्म ब्लू में मिला। अगर नया वाला 390 अगर एडवेंचर देखेगा ना, तो उसमें थोड़ा सा हम्म डीपिश ब्लू है, थोड़ा सा नेवी ब्लू की तरफ है वो ब्लू, बट अच्छा लगता है, ब्लू हम्म। एंड ऑरेंज कॉम्बिनेशन बहुत सही लगता है। सही और लगता है, अच्छा लगता है। 390 नए वाले में तो काफी सारे नए चेंजेस दिए हैं, 250 में जस्ट स्टिकर। सालों ने फिर हेलोजन बल्ब हम्म। भी दे दिया है, एलईडी तो देते। फिर वही है, आफ्टर मार्केट जिंदाबाद। जिंदाबाद। मैं तो भाई नाइट आई से बहुत खुश हूँ। अरे, मैं भी नाइट आई यूज करता हूँ, पता है। तो दिक्कत उससे बस ये है कि कभी कभी मेरे को ना खुद को सामने वाले के लिए बुरा फील हो आता जाता है मालूम मेरे वो। को मेरे को भी एक मेरे तो उसके कलर टेम्परेचर उसकी ना काफी लो, थोड़ा सा और वार्म होता ना इसी मतलब कैपेसिटी में, तो और ज्यादा सही होता, थोड़ा सा ज्यादा लो टेम्परेचर लगता है। मेरे को तो पूरे लद्दाख ट्रिप में यही लगता है कि सामने वाला गारंटीड गाली दे रहा है, साले यही है वो हाई बीम वाले जो हाई बीम में चलाते हैं। बट मेरा लो बीम चल रहा था, उसमें भी फुल इल्यूमिनेशन। अच्छा, तो इसी में मेरा एक अगला पॉइंट, बात बात में आप ये बताइए कि जो इसकी जो स्टॉक लाइटिंग सेटअप है, तो स्टॉक लाइटिंग सेटअप में आप सिटी कम्यूट के लिए तो दिक्कत नहीं रहता है, बट जब आप टूरिंग पे जाते हो तो वो किस हद तक के आप आपने ऑब्वियसली सेटिस्फाइड नहीं थे तभी अपग्रेड किया, बट स्टिल वो कैसा कैसा रहता है, जो मतलब अगर कुछ स्ट्रीट लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और फिर आपको अगर अपने बाइक को 250 एडवेंचर को स्टॉक लाइट में चलाना है, तो कितना कॉन्फिडेंस वो इंस्पायर करती है। एक तो जो 250 का स्टॉक जो लैंप है, जो हेलोजन लैंप है, वो सिटी लाइट के लिए भी मेरे को इनएडेक्वेट लगता है। रीजन बीइंग, अब उसका मेरे को, ऐसा है। हाँ उसका मेरे को एग्जैक्टली ल्यूमेंस वैल्यू तो पता नहीं कितने ल्यूमेंस का होंगे वो, बट हम्म मैंने जब नया नया बाइक लिया था, जब बिफोर द मॉडिफिकेशन मैं जब चला रहा था, मेरे को कुछ भी नहीं दिखता था रास्ते का। और जब मिक्स हम्म लाइटिंग कंडीशन में, लाइक सर के ऊपर स्ट्रीट लाइट है, इधर से इंडिकेटर, इधर से हेडलाइट, इधर से 10 और हम्म लाइट, उस सिचुएशन में आपका हेडलाइट जल रहा है कि बुझा हुआ है, आपको कुछ पता भी नहीं चल रहा अनटिल अनलेस आप सामने वाले गाड़ी में रिफ्लेक्शन देख रहे हो कि हाँ आपका हेडलाइट ऑन है। और हम्म। दैट इज वन थिंग। तो मैंने स्टॉक लाइट के साथ तो टूरिंग करी नहीं, मैंने लद्दाख से पहले इसमें वो लगा लिया था, नाइट आई लगा लिया था। राइट राइट। हाँ, तो एक चीज तो है, नाइट आई लगाने के बाद और इसके अगर कंपैरिजन मैं करूँ, जो नाइट आई है जो भी एलईडी लाइट होता है, वो आपका हम्म खाली पैचेस में क्लीन वेदर में तो सही काम कर जाएगा। द मोमेंट हम्म इट्स रेनिंग और द मोमेंट इट्स लाइक स्नोइंग, अगर आप टूरिंग कर रहे हो, बर्फ बर्फ गिर रहा हम्म हो, आपका वाइट लाइट कुछ काम का नहीं है। तब आपको येलो लाइट चाहिए ही चाहिए, चाहे वो आपका ऑक्सिलरी लैंप हो, चाहे आपका स्टॉक येलो लाइट हो। तब आता है असली येलो हम्म लाइट का काम, क्योंकि येलो लाइट कट थ्रू करता है वाइट लाइट का, वाइट उसमें जो फॉग और रेन हम्म उसमें।
तो मैं हमेशा मेरे ब्लॉग में ये भी कह चुका हूँ बहुत बार कि अगर आपका स्टॉक लाइट सफ़ेद है तो आप येलो फॉग लाइट लगाए, एंड हम्म वाइस वर्सा। अगर आपका येलो वो है तो आप वाइट्स वाला वो लगाए ऑक्सीलरी, क्योंकि येलो एंड हम्म वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत सही काम करता है जब आप ऑन रोड चलाते हो ट्रिकी सिचुएशंस में। हम्म तो यहाँ मेरे साथ भी ना ऐसा ही होता था। जब मैंने सिर्फ नाइट आई लगाया हुआ था, तो रोड कंडीशन तो ऐसा है कि मतलब अगर एक ट्रक या बस पार हुआ तो पूरे धूल के गुबार उड़ जाते हैं। तो वैसे वही मतलब आइदर आप समझ लीजिए जैसे फॉगी सिचुएशन भी हो गया या धूल भी उड़ रहा है, वो सब में ना वाइट लाइट खत्म है, खत्म। कोई काम के नहीं है। तो वही है। सो पता है ये थोड़ा सा 250 एडवेंचर के साथ नाइट आई का भी रिव्यू हो जाए। ये जब रात में मैं प्रेफर करता हूँ, मतलब सजेशन तो वैसे किसी को नहीं है, बट मैं रात को प्रेफर करता हूँ ट्रैवलिंग करना। तो जब स्टॉक लाइट था ना तो मेरी स्पीड रहती थी 65-70, मतलब उससे ज़्यादा ना, क्योंकि विजिबिलिटी ही नहीं था। तो विजिबिलिटी और स्पीड कनेक्ट हो डायरेक्ट वो लगता है मुझे, रिलेशन लगता है। हाँ, अगर स्पीड चाहिए तो मेरे को दिखना चाहिए कि उतने दूर तक क्या है क्लियर, और जितने दूर तक दिखेगा उतना कॉन्फिडेंस आता है। जैसे ही मैंने नाइट आई लगाया, आप मानोगे नहीं, मैं रात को भी आराम से 100-110 का स्पीड आराम से कैरी करता हूँ। सेम ईयर। आई नो 150 सीसी के लिए थोड़ा सा ओवरकिल हो जाता है, बट वो शुरू शुरू में लगता था। अब ना अ, अब आदत सी हो गई है, मतलब 7,000 7,500 आरपीएम में गाड़ी को टिकाया रहता हूँ। एक चीज तो है, थोड़े से 250 एडवेंचर के साथ सुजुकी के लाख दिक्कत होंगे, बट भाई इंजन सॉलिड बनाता है सुजुकी। वो तो मानना डेफिनेटली, पड़ेगा। वो तो डेफिनेटली बुलेट प्रूफ इंजन होते हैं। 150 सीसी बाइक है और उसको मैं 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए 195 100 110 इतना के बीच में चला रहा हूँ, और स्टिल बाइक कोई दिक्कत नहीं दे रही है। अच्छा, लाइट से याद आया, आप ऑडियंस को ये बताएंगे कि आपने लाइट के साथ साथ और क्या क्या ऐसे मॉडिफिकेशंस किए हैं अपने यूजेज के अकॉर्डिंग कि आपकी लाइफ थोड़ी और इजी हो जाए 250 एडवेंचर के साथ। हाँ, मैंने जैसे अपने बाइक में ऑक्सिलरी लाइट ही, जो फर्स्ट मॉडिफिकेशन जो मैंने किया था लाइट के तौर पे, हम्म तो उसमें मेरे हम्म को एक मिनट ना, एक मिनट गाइस, जो भी चीज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको और इन डेप्थ चाहिए तो आप भाई के चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। ऑब्वियसली भाई ने वीडियो बनाया हुआ होगा सब चीज का, तो चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। हाँ, तो मैंने जब स्टॉक लाइट, तो मैंने पहले तो मैंने इसमें कर लिया, नाइट आई लगा लिया। और हम्म उसके बाद मेरे को ऑक्सिलरी लाइट लेना था, तो मैंने जब लद्दाख किया था, मैंने लद्दाख के टाइम पे जो ऑक्सिलरी लाइट यूज़ किया था वो बहुत ही छोटे छोटे ऐसे वाले लाइट थे, और वो कोई ब्रांडेड नहीं थे। तो डिस्किट के आसपास वहाँ पे जाके एक साइड का पूरा लेंस गिर गया, तो मैंने टूट किस हाँ गिर टूटा। गया था, हाँ। तो मैंने किसी तरह वो जुगाड़ से, वो होटल वाले भैया उसने भी ठीक कर दिया था, वो हो गया था। तो मैं आके उसको चेंज किया, तो सारे ने मेरे को बोला कि मैट डॉग के लो। तो मैट डॉग हम्म का प्राइस मैंने देखा 10,500। तो मैंने बोला कि मेरे को पागल कुत्ते ने नहीं काटना चाहिए, तो आई वेंट फॉर तो 8JG। तो 8JG के भी आप इसमें, जैसे मैंने 8JG का, मैं एग्जैक्टली मॉडल नंबर याद नहीं है, तो मैं फोटो वोटो शेयर कर दूंगा। और उसमें हम्म जो है, जो मेरे को 5,500 का पड़ा, तो विदाउट एनी वारंटी। जैसे मैड डॉग में लेते हो, डब्बे के ऊपर लिखा होता है मेड इन इंडिया, असल में इंडिया है हम्म कि इंडिया चाइना है, नो वन नोज इन डेप्थ। वो सिंपल सी चीज़ है, मेड इन इंडिया नहीं होता वो सब, असेंबल आप कह सकते हो, स्पेयर पार्ट लाते हैं, कई लोग ब्रांडिंग करते हैं, ये सब प्रोजेक्टर के साथ भी होता है। तो वही है, तो दे वो लोग 18 महीने का वारंटी दे रहे हैं, तो 10,500 रुपये चार्ज कर रहे हैं, तो बिना वारंटी के 5,500 में मिलता है। बट हम्म काम इक्वली करता है, मेरे को तो लगता है 8JG बेटर है। अगर मैड डॉग वाले भौंकने लगेंगे। तो तो मैड डॉग का मैं कोई इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, इट्स गुड लाइट। तो बट वही प्राइस वेरिएंट से ज़्यादा आता है, तो मैंने 8JG का वो लगाया था, और उसके काफ़ी है, मतलब 2-3 मोड्स है जो मेरे लिए बेकार है, क्योंकि उसमें आपका 2 फॉग लाइट एक साथ जलेंगे, फिर ऐसा ऐसा है ऑल्टरनेटिव जलेंगे, फिर हम्म दोनों एक साथ ऐसे ब्लिंकर्स की तरह, मेरे कोई मतलब का नहीं है। ब्लिंकर्स तो भाई मैं एक ऑडियंस से या व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप पावरफुल फॉग लाइट लगा रहे हो, आई रिक्वेस्ट प्लीज़ ब्लिंकर्स का यूज़ मत करो, मतलब सामने वाला गाली भी बकेगा, हो सकता है एक्सीडेंट भी हो जाए।
मैक्स टू मैक्स हज़ार्ड लाइट यूज़ कर सकते हो अगर सिचुएशन डिमांड है तो। दिक्कत दे देता है ऑनकमिंग ट्रैफिक में। हाँ वो तो है। फिर मैंने जब हैजर्ड लाइट भी मैंने लगा, मेरे में आई गेस लगा हुआ है सिमटेक या ऐसा करके कुछ कंपनी है, सिमटेक ऐसा कुछ नाम है मेरे ख्याल हम्म, से। तो उसमें भी अब सिंगल मेरे को, मैं ढूंढ रहा था सिंगल पैटर्न में, तो मेरे को मिला नहीं, मेरे को वो 40 पैटर्न वाले लगाना पड़ा। बट मेरे को कोई फर्क नहीं हम्म। पड़ता है क्योंकि मैं हैजर्ड लाइट तब यूज करता हूँ व्हेन इट्स एक्चुअली हैजर्डस। ये केटीएम हाँ, वालों ने ही बदनाम कर रखा है हैजर्ड लाइट के यूजेज को। अब स्प्लेंडर वाले, मोपेड वाले भी मैंने देखा 50 अरे सीसी के नहीं नहीं, ऐसे केटीएम ऐसे। वाले तो खैर। है ठीक है, पता है कई तो चीज होते हैं ना, इन्फ्लुएंसर्स। हाँ, वही सब इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर्स का कमाल है ये सब। हाँ और वरना कई तो चीज ऐसे है ना, वो अब कुछ चीज आप देखते हो कि कोई हायाबुसा में कर रहा है, कोई बीएमडब्ल्यू में कर रहा है, कोई अफ्रीका ट्विन में कर रहा है, फिर वो धीरे धीरे उतरते उतरते ना हाँ वो पूरे लूना तक जाता है। हाँ हो सकता है वो उसमें से कई लोग ऐसे होंगे जिनको एक्चुअली में रिक्वायर्ड होगा, बट कई लोग कि भाई उसने किया मैं भी करूंगा, अच्छा लगता है देखने से, ये वाले मेंटालिटी में चलता है। जबकि इंडिया का ये लॉ है कि हैजर्ड लाइट अगर आप बिना कोई रीजन के चलाते हो इट्स अ क्राइम। बट इंडिया में हम्म, रूल्स तो। कई लोग तो ऐसे भी हैं भाई, हज़ार्ड लाइट चालू कर दे तो अपने फोर व्हीलर में वीआईपी लगेगी। हाँ अरे होते हैं क्या। हैजर्ड फीलिंग, मतलब उनका ये है कि हैजर्ड लाइट से मेरे ख्याल से इंजन में डायरेक्ट सीसी ज़्यादा से इनपुट होता है। तो हैजर्ड लाइट जलते वो सुपर बाइक बन जाता है, एकदम नागिन मोड में आ जाता है ऐसे ऐसे करके। तो हम्म। खैर, तो मैंने सिमटेक का वो हैजर्ड लाइट लगा लिया है, तो वो है एक नेक्स्ट अपग्रेड। और मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला कि टूरिंग कर रहा है, टूरिंग बाइक लिया है तो ये सैडल गार्ड, ये वो दुनिया भर के जो गार्ड होते हैं जाना के या ऐसे कंपनीज के, वो सारे लगा ले। मैंने सब कुछ तो लगा नहीं, मेरा अभी भी स्टॉक लेग गार्ड लगा हुआ है। और पीछे हम्म, मैंने बस एक लगेज रैक लगाया है जाना वाले से। तो हम्म, क्योंकि इसके पीछे जो बस ग्रैब रेल स्टॉक फॉर्म में, बस इसका स्टॉक ग्रैब रेल जो होता है वो पिलियन को हम्म, पकड़ने के लिए, और बैग वैग थोड़ी बहुत आप बांध सकते हो। अब मेरा सिंगल इंसान पिलियन क्या ही लेगा, तो मैंने उसको हटाओ। हम्म। तो मैंने उसमें लगा लिया वो जाना का टॉप बॉक्स का जो होता है ना, बेस टॉप प्लेट। बॉक्स वाला रैक। वो हाँ, बट टॉप बॉक्स मैंने यूज खरीदा बेस। नहीं कोई। मैं उसमें अपना बस अपना बैग वैग टिका देता हूँ, बांधने के लिए सही होता है, बंजी वंजी बांधने के लिए बहुत सारे हम्म। होल्स और ग्रूव। ये वो सीट के साथ ना, मतलब सीट के साथ उसकी लेंथ भी बढ़ जाती है, तो डफल बैग सब बांधने में काफी सपोर्ट मिल मिलता जाता है। बहुत होगा सपोर्ट उसमें। मिल जाता है, एंड इन अ वे टेल लाइट को भी प्रोटेक्ट करता है वो, क्योंकि टेल लाइट के ऊपर हम्म, से वो ऐसा होता है कवर। तो बट विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, पीछे वाला आपका टेल लाइट आराम से देख सकता है इवन विद द लगेज ऑन। इंडिकेटर्स हम्म। भी बचे होते हैं, इंडिकेटर्स डजंट गेट हिट। तो बस यही है गाइस थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, तो हम थोड़ा सा कट करके, आपको ऐसा थोड़ा फील हुआ होगा तो उसके लिए रुकावट के लिए खेद है। रुकावट के लिए खेद है। तो हम लोग बात करते हैं मॉडिफिकेशंस के रिगार्डिंग। एंड मैंने पूछा था कि क्या भाई ने क्या अपनी बाइक को ड्रॉप किया एक आध बार भी, तो भाई ने बताया कि बाइक को ड्रॉप नहीं हुआ है अभी तक। खैर मैं इसीलिए पूछ रहा था कि ना मुझे पर्सनली जो स्टॉक लेग गार्ड है, 390 एडवेंचर बोलो चाहे 290 एडवेंचर बोलो, तो काफी सही लगता है। मतलब और एक्स्ट्रा उसमें करेंगे तो हो सकता है फायदा ही होगा, बट जो स्टॉक उन्होंने दिया है काफी अच्छी, और काफी R&D करके उस चीज को बनाया है। तो क्या आपको लगता है कि और एक्स्ट्रा लेग गार्ड स्पेसिफिकली जरूरत है 390 एडवेंचर या 250 एडवेंचर के लिए? मेरे को तो नहीं लगता है, जो लोग लगाते हैं वो प्राइमरीली, पता नहीं, बहुत मैंने देखा है कुछ नामचीन यूट्यूबर्स को बहुत सारे ऑक्सिलरी लाइट्स लगाते हुए, तो मे बी उनके लिए ज़रूरत है। अब मेरे एक ही पेयर लगा हुआ है, मतलब वन ऑन ईच साइड, तो वो हम्म, उसके लिए स्टॉक लेग गार्ड इज मोर देन एनफ इफ यू आस्क मी। हम्म। मेरे को तो कोई ज़रूरत नहीं लगता है। अब बाकी और वो एक्स्ट्रा वेट भी आ जाता है, और फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ऊपर नीचे होती है, तो वही, अब कंपनी ने जो दिया है कुछ सोच के ही दिया होगा, मतलब कंपनी में अच्छे खासे इंजीनियर्स बैठे होंगे, उन्होंने कुछ सोच के डिजाइन किया होगा। खैर ये आपका कॉल है कि आपको लगाना है एक्स्ट्रा या नहीं लगाना है, बट अकॉर्डिंग टू सैम एंड मी, जो स्टॉक लेग गार्ड है या क्रैश गार्ड है वो सही है 250 एडवेंचर या 390 एडवेंचर के लिए। ये थोड़ा पहले बोलना था मेरे को, बट ध्यान से उतर गया। आपने वो उसके बारे में सुना है, एग सीटर? किसका ये, मतलब समझा नहीं।
एग सीटर एक एक जेल जैसा होता है, अभी तो यहाँ पे नहीं है, कार में रखा हुआ है। वो ना सीट मतलब चेयर्स के लिए बना हुआ है बेसिकली। तो जैसे कई लोगों को रहता है ना कि केटीएम की सीट काफी हार्ड है, केटीएम की सीट काफी हार्ड है, तो वो एयर एयर सीट या ऐसे कुछ लगाते हैं, जो मेरे ख्याल से 2,500-3,000 के आसपास का मिलता है। बताता हूँ, उसका भी कहानी बताता हूँ। वो उसका मेरे पास है, राइड ऑन करके कुछ एक आता है जो राइड ऑन एयर, राइड ऑन राइड एयर। ऑन एयर, वो मेरे पास है। मैं लद्दाख में लेके गया था। मैं हाँ। श्रीनगर तक पहुंचा, मैंने उसको खोला, हवा निकाला, बैग में डाला, पूरा 15 दिन का लद्दाख ट्रिप किया विदाउट एनी राइड ऑन। उसमें मेरा एक्सपीरियंस कह रहा हूँ मैं। मेरा क्या हो रहा था, मैं जब बैठ रहा था, अब जब लॉन्ग डिस्टेंस आप करते हो, एक टाइम के बाद जब आप बाइक से उतरना होता है, वो आपका जो बैक साइड है पिछवाड़ा, हाँ, तो हाँ, इसका जब आप बाइक से उतरते हो ना, वो वेलक्रो वाली फील आती है, एकदम पिछवाड़ा का ना चिपक जाता है सीट से ऊपर, चक 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 करके, ऐसे राइडिंग पैंट्स या जीन्स जो भी पहनते हो। और इससे हाँ। क्या होता था, राइड ऑन से, एक तो बाइक, अब मैं 5'7" हूँ, बाइक ऑलरेडी मेरे हिसाब से थोड़ी सी ऊंची है मेरे हिसाब से, हाइट। हाँ। और ये और भी ऊंचा कर देता था इसको। अब मेरे को उसमें अप्रॉक्स 1 इंच, आराम वन से, एंड हाफ इंच तो बढ़ा देता है। हाँ, तो उसमें क्या हो रहा था, पीछे लगेज है, सामने मेरा टैंक बैग है, तो मेरे को बाइक होल्ड करने में और बाइक से उतरने में, बाइक पर वापस बैठने में दिक्कत हो रही थी। और जब मैं चला रहा हूँ, मतलब 100-200 किलोमीटर के बाद ना, वो जो अंडर थाई एरिया है, वहां पे वो बहुत हाँ। चुभता रहता है। तो अच्छा। मैंने उसको हटाया। मैंने इवन जिक्सर में भी यूज किया था एक ट्रिप में, बीच रास्ते में, सेम सीन। मैंने उसको खोला, बैग में डाला, दोबारा यूज नहीं किया। तो अब मेरे पास वो बस अलमारी में पड़ा हुआ है, मैं यूज नहीं करता हूँ। एडवेंचर 250 का अगर मैं स्टॉक सीट कहूँ ना, इट इज नॉट एज हार्ड एज अ ड्यूक 390 और अ ड्यूक 250। अब कंपनी को भी पता है ना कि ये इससे लोग टूरिंग करेंगे, तो उस हिसाब से मेरे को तो सही लगा था। मेरे को एग्जैक्टली इट्स वेरी बैलेंस्ड। क्योंकि मैंने 390 का टेस्ट राइड लिया था, और 390 250 दोनों का सीट भी मेरे ख्याल से सेम ही होगा ना। हाँ, सेम है। हाँ। तो उसका मुझे तो सही लगा। मतलब लोग कंप्लेंट करते हैं कि हार्ड है भाई। अगर आप लॉन्ग राइड प्लान करो ना, अगर आपकी सीट ज्यादा सॉफ्ट हुई तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एग्जैक्टली मेरे पास जब हिमालयन थी ना, हिमालयन का सीट वॉज वे टू सॉफ्ट। और मेरे को याद है, मैं जब हिमालयन का ब्रेक इन करने गया था, मैं करनाल में, एक जगह है करना लेक करके, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। वहां पे जब मैं चला रहा था, गर्मी के टाइम पे गए थे हम लोग, तो मैं जब चला के वापस जब आ रहा था, तो उस टाइम पे सीट का कंफर्ट इतना ज्यादा था, मेरे को नींद आने लगी थी बीच रास्ते में। तो मैं बाइक रोक पे साइड में मैंने रोक दिया, पानी वानी दिया मुंह में, मैंने बहुत ज्यादा नींद है, सीट हद से ज्यादा कंफर्टेबल थी। तो वो मेरा फर्स्ट राइड था। बट देन अगेन, सेम बाइक से मैंने जब दिल्ली कोलकाता किया था, तब मेरे को बहुत आराम मिला, कोई इश्यूज नहीं है। तो माय गधा वाज फाइन। तो मतलब मैं ये बोल रहा था, ये बता रहा था कि इसका ना, अगर मतलब व्यूअर्स के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको सीट काफी ज्यादा हार्ड अगर लगती है, तो 3,000 3,500 का एयर सीट लेने के बजाय आप नॉर्मल से टॉवेल, जो मोटा वाला टॉवेल आता है ना, उसको लो, फोल्ड करो, सीट के ऊपर रखो और कंफर्टेबली राइड करो। जब आपको रिलैक्स हो जाता है तो फिर वो टॉवेल को निकाल लो। पहला चीज। दूसरा चीज, एक एग सीटर करके आता है, अमेजोन पे मिल जाएगा, मैं फोटो शेयर कर दूंगा। इनफैक्ट इसके ऊपर भी मैं वीडियो एक बनाने वाला हूँ। एग सीटर जो है वो ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स के लिए बनाया गया था। तो बस इसमें करना क्या है कि आप किसी भी तरीके से छोटा सा मॉड करके ऐसा करो कि इसको बस आपके जो बाइक की जो सीट है, सीट के ऊपर रखकर उसमें बांधने का जुगाड़ कर लो, या तो आइदर वेलक्रो या रबर से या रस्सी से, जैसे भी। तो आपकी जो बाइक की सीट है ना, वो अचानक से हाइक कर जाएगी आपके कंफर्ट लेवल पे। तो ये एक चीज है, और ये मिलता है लगभग 450-500 के आसपास। मैं अभी जैसे तो ओ। बता रहा है, मैं अभी चेक कर रहा था अपने फोन पे, अमेजोन खोल के, काफी सही है। आई मीन, एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। तो ये जो है ना, अगर आपको लगता है कि केटीएम की सीट आपको बहुत ज्यादा हार्ड लग रही है, तो 3-3,500 रुपये इन्वेस्ट करने के बजाय 500 रुपये में इसको लगाओ। बिकॉज ये जब बैठोगे ना, तो वो एक हनी कॉम्ब टाइप के डिजाइन पे रहता है, तो वो एयरी भी होता है, मतलब आपको ऐसा स्वेटिंग का भी इशू नहीं होगा। प्लस आप मतलब सही चीज है, ट्राई करके देख सकते हो। मैं ये कहना चाह रहा था बस। यस। सैम, तो अब आप हमको बताइए, जो KTM 250 एडवेंचर है, इसका सर्विस
का क्या हिसाब किताब है, क्या सर्विस इंटरवल है, और अप्रॉक्स क्या सर्विस कॉस्ट पड़ जाती है? अब मैं हूँ काफ़ी भुलक्कड़, बट जहाँ तक मेरे को याद है, नहीं, लगभग लगभग बता दो, मतलब 500 हजार ऊपर नीचे होगा तो भी। आई गेस इसका फर्स्ट सर्विसिंग वाज 1000 किलोमीटर्स। अब ये तो लगभग सभी गाड़ी का 1000-1200 के मैं आसपास। अराउंड 800 के आसपास पहुंच गया था लेके कि मेरे को करवा दो सर्विस। तो क्योंकि मेरे को उसके बाद वो लद्दाख भी करना था, तो मैं फर्स्ट सर्विसिंग करा के फिर लद्दाख लेके गया था इसको। तो सर्विसिंग कॉस्ट इज नॉट वेरी हाई, मतलब बहुत कम भी नहीं, क्योंकि फ्री सर्विसिंग करके जो है ना, उसमें बस 150 रुपए का हाँ। लेबर फ्री होता है, बाकी सबके लिए चार्जेबल होता है, ये सबको ही पता। हाँ, कंज्यूमेबल के तो पूरे चार्ज लगते हैं। हाँ, तो ये मिला के मेरा मोरलेस बिल आ ही जाता है 2000, 2200, 2500 इस रेंज में रहता है मेरा बिल। लगभग 2500 के आसपास पहुंच हाँ, सकते और हैं। मेरा अभी तक 3 फ्री सर्विसिंग हो चुका है, अगली बार से मेरे को फुल ऑन फ्री पेड सर्विसिंग कराने हैं। तो पेड सर्विस। केटीएम की लेबर कॉस्ट कितने पड़ जाती है, मतलब केटीएम का लेबर कॉस्ट बिल में जो मतलब वेवर कॉस्ट, वेवर या जो भी था, वो अराउंड वही 150-200 रुपए का था, जो माइनस करते थे वो और बोलते थे फ्री सर्विस है। तो वही 150-200। ज्यादा नहीं है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं। केटीएम लोगों को लगता है, even मेरे को भी लगता था कि ऑस्ट्रियन ब्रांड है, इंडिया में बजाज मार्केट कर रहा है इसको, तो बहुत ज्यादा महंगा होगा, ऑस्ट्रिया की बाइक है। बट एक्चुअली देखा जाए ना, केटीएम की मेंटेनेंस कॉस्ट काफी लो है, काफी सही है मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब वो बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं देने वाली है। हाँ, एक चीज का मेरे को खर्चा ज्यादा हुआ था, चेन सेट, वो खैर डोमिनार में भी हुआ था, 3500 के आसपास इसका चेन सेट लगता है। एक्चुअली किसी भी बाइक में ना, ये चीज मैंने नोटिस किया है, जो जो मेटल वाले पार्ट होते हैं ना, उसका कॉस्ट रहता है ज्यादा। हाँ, और अच्छा, हाँ, इंटरवल कितने किलोमीटर में होता है? 6000, 5000, कितने किलोमीटर पे? ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि केटीएम का क्या होता है ना, केटीएम जब आप कोई भी बाइक लेते हो उसमें कोई मैनुअल बुक दे देते नहीं है, तो इट्स ई मैनुअल सब अच्छा। आपके फोन में होता है। वो केटीएम का ओके। कुछ एक ऐप आता है, मैं फोन में खोल के दिखाता हूँ। तो केटीएम इंडिया करके एक ऐसे ऐप आ जाता है, तो इसमें आपका वो सब कुछ दिखाएगा कि अभी खोलते ही साला अपडेट मांग रहा है। तो खैर जो भी अपडेट खैर कर लो। कोई नहीं, तो लेकिन लगभग 5-6 हजार किलोमीटर तो होगा। हाँ, मतलब पहला 1000 पे हुआ था, अगला वाला मेरे ख्याल से 5000 के रेंज में था, और अगला वाला 10,000 के रेंज में, ऐसा कुछ था। और जो केटीएम जो इंजन ऑयल यूज करती है, सेमी सिंथेटिक यूज करती है, फुल्ली सिंथेटिक? फुल सिंथ मोटुल synthetic। का कौन सा 10W50 ओके। 7100 सही। करके जो है, बहुत सही है। बट इस पे भी मैं कहना चाहूंगा, मेरे पास जब ड्यूक 390 थी ना, ड्यूक 390 बेचने से पहले मैंने लास्ट हाँ। वाला जो इंजन ऑयल टॉप मतलब चेंज किया था, मैंने लिक्विड मॉली यूज किया था। मेरे को मॉडल से बेटर फील हुआ। लिक्विड मॉली काफी ज्यादा बाइक को ठंडा रख रहा था। तो ये चीज जस्ट एज ऑफ पॉइंट मैं बता रहा हूँ, अचानक इसी के। नहीं नहीं, ये तो ऐसी चीज तो जानना ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो बट लिक्विड मॉली थोड़ा सा महंगा आता है मोटुल के मुकाबले, बट इट्स वर्थ इट, मतलब मेरे को तो काफी अच्छा लगा था लिक्विड मॉली। गाइस देखिए, ये जो पॉइंट्स है ना, ये सब चीज आपको सिर्फ ओनरशिप रिव्यू पे ही मिलने वाले हैं। अच्छा, अभी अभी भाई के साथ रिसेंटली एक चीज हुआ था कि आपकी जो टेल लाइट है वो ब्रेक हुई थी, राइट? और उसमें क्या हुआ था, हल्का सा रिपेयरिंग का काम था, बट इनको एक जगह नहीं, दो जगह से कोट किया गया था कि आपको एंटायर सेटअप चेंज करना पड़ेगा। एंड उसका बिल कितना बता रहा है? 5700। 5700। बट वो आपने कितने, बताओ अब आगे। मैं 5700 में दोनों सर्विस सेंटर में, एक सर्विस सेंटर उसमें जहाँ से मैं रेगुलरली सर्विसिंग करवाता हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ, बंदे लोग देखेंगे तो अगली बार पंगा कर ठीक सकते हैं। तो वहां का, और एक जो मेरे ऑफिस के पास ही है नोएडा में, तो दोनों जगह से मैंने किया था, दोनों जगह में ही सेम बताया 5700। तो मैंने बोला भाई पार्ट तो इंटैक्ट है तुम्हारा, पार्ट क्यों, मतलब क्या लॉजिक बनता है, सब कुछ ठीक है, बस आपको टाइट करना है लगा के। तो नहीं होगा नहीं होगा, ठहर छोड़ो। लोकली एक मेरे यहाँ पे जान पहचान का शॉप है, प्रो बाइकर करके, तो मैंने उसको दिखाया। भाई ने एकदम ऊपर वाला जो जाना का रैक है उसको खोला, टेल लाइट को ऐसे ही लटक रहा था वो, उसको अंदर से 3 वॉशर और नट लगाया, टाइट किया। नंबर प्लेट भी थोड़ा सा लूज हो गया था, उसमें भी वॉशर नट ये सब लगाया,
चेन लूप वेन लूप सब करके पूरा काम हो गया 150 रुपए में। कितने में? 150। तो 5700 वर्सेस 150। कई बार क्या होता है ना कि लाइक यहाँ का मुझे पता है, जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं ना, उनके ऊपर प्रेशर होता है कि आप कुछ काम को इस तरीके से नहीं कर सकते हो, मतलब वो ऊपर से प्रेशर होता है, तो वो ना चाहते हुए भी ना उनको ऐसा कोट करना पड़ता है। फिर वही बंदे क्या बोलते हैं, अचानक बोल देते हैं कि भाई एक काम करना, मेरे को बाहर मिलना, बाहर मैं सेम काम करवा करवा दूंगा या खुद कर दूंगा, बट वो लेकिन उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर रहता है ऊपर से। हाँ, इससे एग्जैक्टली इसी पॉइंट से याद आया, मेरे पास जब एनएस थी ना, एनएस में मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ था और उसमें मेरा जो है कूलेंट चेम्बर फट गया था, जो उसका जो कूलेंट चेम्बर होता है। तो मैं जब सर्विस सेंटर में लेके गया तो कूलेंट चेम्बर का प्राइस उन्होंने बताया था अराउंड कुछ 6,500-7,000 का बताया, जो सुन के मेरे बहुत कुछ उड़ गए थे। तो मैंने बोला भाई इसका तो कुछ हो नहीं पाएगा, कोई जुगाड़। तो उन्होंने एग्जैक्टली यही किया था, सर आप थोड़ा सा बाहर मिलना, मैं कुछ करता हूँ। तो मैं बाहर जब उनको मिला तो व्हाट ही डिड वाज, जो एक एक्सीडेंट केस में आया हुआ था एनएस, बट उसका एनएस भी नहीं, एएस 200 थी वो, बट दोनों का कूलेंट चेम्बर सेम है। सेम बाइक है विद फेयरिंग। हाँ, तो उन्होंने उसका अलग से स्वैप करके मेरे में लगा दिया, मेरा काम हो गया था 3,000 में। वो एक 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 प्रो टिप है सारे व्यूअर्स के लिए, अगर कभी आपकी गाड़ी डैमेज होती है या आपको कुछ काम करवाना है, तो होता है ना, तो अगर सर्विस सेंटर जाते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा करो कि सेम मॉडल का कोई एक्सीडेंटल बाइक आया है क्या, और अगर एक्सीडेंटल बाइक है तो बात करके देखना कि अगर पार्ट्स, अगर कोई दिक्कत नहीं है, सेम पार्ट है और डैमेज नहीं हुआ है, तो वो आपको काफ़ी रीजनेबल कॉस्ट में चीज़ें हो जाएंगी। अगर वही चीज़ आप नया लोगे तो मोर देन डबल आपको पे करना पड़ सकता है। तो ये है, आप ट्राई करके देखिएगा अगर कभी ऐसा होता है तो। जिस हिसाब से भाई फ्यूल प्राइस हाइक हो रहा है ना, पैसा बचा लो जितना बचा सकते हो, जहां से बचा सकते हो। वही तो, ज्यादा मॉडिफिकेशन ना करो, पैसा बचा के रखो, तेल में काम आएगा। हाँ, और जो कर रहे हो तो सिर्फ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, किसी का देखा ताकि मत किया करो। अच्छा, आपने टायर अभी तक चेंज किए हो या मतलब चल गई 18,000 के आसपास किलोमीटर जो स्टॉक टायर है वो? जिंदाबाद। टायर को लेकर मेरे को इतना डरा दिया था मैं जब लिया था इसको, एमआरएफ मीटियोर, रेवजी मीटियोर ऐसा करके कोई टायर है इसमें। तो मेरे को बहुतों ने बोला इसका वेट ग्रिप बेकार है, ये लीन नहीं कर पाएगा, एज इफ मैं मार्क मार्क्वेज हूँ। तो इसमें वो नहीं होगा, वेट ग्रिप नहीं मिलेगा, बर्फ में फिसलेगी, लद्दाख में दिक्कत करेगी, ब्ला ब्ला करके आ गया मैं जिंदा वन पीस में। मेरी बाइक भी वन पीस में है। अगर मैं ट्रिप को ओमिट कर दूं तो आराम से इट विल रन अनदर 10-15,000 किलोमीटर्स। मैं खाली ऑफिस लोकल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, मतलब कल मैं स्पीति को निकल गया, अगर मैं खारदुंगला या कौन सा है वो, वही बहुत सारे होता है ना जो आजकल चल रहा है, जंस्कार का एक्चुअली ऑफर है मेरे पास, पता नहीं करूँगा कि नहीं। तो उन सब चीज़ों में अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी टूरिंग करते हो तब आपकी टायर जल्दी घिसेगी, वरना मेरा जो भी एग्जिस्टिंग टायर का है ना, बीच वाला जो सेक्शन है वो काफ़ी घिस चुका है, बट साइड में जो ग्रूव्स है, जो नॉब्स है, वो काफ़ी हद तक अभी बचा हुआ है। और सिटी राइडिंग में वो हार्डली कुछ घिसते होंगे, ऑफ रोडिंग करने जाओ तो अलग बात है। तो और ये ना पता है गाइस, क्या होता है, लाइक बाइक की फ्यूल इकोनॉमी एंड टायर इकोनॉमी राइडिंग स्टाइल और राइडिंग हैबिट्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। हाँ, मतलब आपकी राइडिंग हैबिट अगर सही नहीं होगी तो बहुत जल्दी चीज़ें, आपको फ्यूल इकोनॉमी भी ड्रॉप हो जाएगा एंड टायर भी बहुत जल्दी वेयर आउट हो सकते हैं। तो ये भी है, लाइक जैसे कि भाई ने बताया अभी 18,000 चल चुके हैं एंड 15,000 अगर ऑफ रोडिंग सब चीज करेंगे भी, तो अगर ये 15,000 क्लेम करे तो 10,000 तो गिरे हालत में जाएगी इजीली जाएगा। मतलब अगर हैवी ड्यूटी ट्यूरिंग भी करते हैं तो इतनी इसकी टायर लाइफ होती है। तो ये भी आपको ओनरशिप रिव्यू में ही पता चलता है कि टायर लाइफ कितनी है और क्या हो सकती है। हाँ, और कंज्यूमेबल्स में तो खैर, और आपने कुछ स्पेयर पार्ट चेंज किया है अपने? चेन स्प्रॉकेट का आपने बता दिया एंड मैंने बस एक चीज एक्स्ट्रा लगा था, ये भूल गया था बोलना, कौन सा कंपनी था मैं नाम भूल गया। इसका जो KTM का जो 390 और 250 एडवेंचर है ना, इवन इन द 2022 वेरिएंट्स, इसका जो कूलेंट रिजर्वर है साइड से जो दिखता है वो एक्सपोज्ड है। अच्छा। हाँ। तो कूलेंट मतलब जहां से टॉप अप करते हो या जो भी, एक साइड में व्हाइट सा जो चेम्बर है ना,
तो वो पूरा हाँ। एक्सपोज रहता है। तो मानो कि आप हेवी ड्यूटी ऑफ रोडिंग करने जाते हो या बाइक आपकी उस साइड से गिरती है, ये लेफ्ट हैंड साइड में होती है बाइक की, तो हाँ। दैट थिंग कैन गेट इजीली हिट। ठीक है, फ्रेम के बीच में बैठा होता है ये, बट हाँ। कुछ उड़ता हुआ पत्थर है या कुछ भी हो सकता है। तो मैंने उसके लिए गार्ड मेरे को मिला था, मिल जाता है वो कूलेंट गार्ड, उसका भी आता है, एडीवी ट्राइब करके कंपनी है, उसके आते हैं। हाँ। और मैंने जिसका लगाया था उसका मैं नाम भूल जा रहा हूँ, मैं एम से कुछ नाम था, वो मिल जाएगा, गूगल सर्च से मिल जाएगा। तो मैं बस वो एक लगाया था, बाकी तो सजेशंस बहुत आए, लाइक इसका जो स्टॉक हैंड गार्ड्स है वो प्लास्टिक के है, तो उसको चेंज करके वो फर्स्ट कॉपी ऑफ बाग बस्टर्स आता है वो लगा लो। अब क्या जरूरत है, मैं कौन सा इसको लेके डकार रैली करने वाला हूँ मैं। हाँ, और पता है एक चीज ये भी है, अगर आप मेटल फ्रेम वाले, हर चीज का कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अगर आप अभी जैसे प्लास्टिक के हैं, उसपे कई लोगों के लिए नेगेटिव पॉइंट है, बट मुझसे पूछोगे तो कि पॉजिटिव भी है। प्लास्टिकी मटेरियल क्या होता है ना, जब पड़ता है, वो जब दोबारा छूटता है तो अपने एक्चुअल पोजीशन में आ जाता है, मतलब आप उसको रीयूज कर सकते हो। बट अगर आप मेटल फ्रेम वाले लोगे, तो अगर वो लाइक बाइक ड्रॉप हुई और अगर वो बेंड हो गया तो मतलब वो बेंड हो गया। और ये जो केटीएम ने दिया है, और छोटे मोटे जो डेब्रीज छिटकते हैं वो सबसे आपको कोई इशू नहीं होने वाला है, वो ये भी देगा। तो ये मोर देन है, सफिशियंट है, दिक्कत नहीं है। जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ कि अगर आपको अपने बाइक के 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव जो आपके हिसाब से अगर आप बताना चाहो, तो आप क्या क्या चीज को काउंट करोगे? पॉजिटिव को पहले लेता हूँ। पॉजिटिव काफ़ी सारे कुछ है पॉजिटिव बाइक के, तो बट मेरा जो है, एक आई एम वेरी हैप्पी विद द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द बाइक, इसमें सब इंक्लूडेड है। तो मतलब माइलेज ले लूँ या हैंडिंग ले लूँ, सब कुछ ओवरऑल इट्स वेरी पॉजिटिव फील वाली बाइक है। आपको एक सेकेंड के लिए भी नहीं लगेगा कि आप कोई 250cc बाइक चला रहे हो और ये आप कुछ अंडर पावर्ड फील, मेरे को तो नहीं हुआ है। और सेकंड इसका प्रेजेंस काफ़ी सही है, बिकॉज हर कोई इसको दूर से 390 सोचता है। मैं जब लद्दाख कर रहा था, मेरे को बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई 390 है, 390 है। फिर मैंने शुरू में तो बोला कि हाँ 390 है, फिर बाद में दिखा दिया कि 250 है। तो अगर कोई किसी के मन में ये है कि 250 ले रहा हूँ बट वो 390 लेने का मन था, को चिंता नहीं, वो सब हो जाता है। लुक्स वाइज इट्स अ लुकर, क्योंकि बहुत लोगों को होता है ना, जो यंगस्टर्स होते हैं उनको लुक्स पहले मैटर करती है। तो कितने लड़कियां देखेंगी, ये वो बहुत सारे कुछ पैरामीटर्स आ जाते हैं। तो लुक्स के मामले में इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग, इट्स अ गुड लुकिंग प्रॉपर एडीवी बाइक। एंड परफॉर्मेंस वाइज आपको कोई ऐसा टेंशन नहीं होंगे। एंड सर्विस कॉस्ट इज प्रिटी गुड आई वुड से। तो पॉजिटिव तो मैं यही कहूँगा, मतलब हैंडलिंग हो गया, लुक्स वाइज हो गया, एंड सर्विस कॉस्ट, ये सब कुछ आपका हैंडलिंग में बाकी सब कुछ आ जाता है। नेगेटिव अगर मैं पिक करना चाहूँगा, नेगेटिव में द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट हेडलाइट 2022 में भी उन्होंने हेलोजन दिया है। क्यों भाई, एक एलईडी देने में क्या जाता था? तो ये चीज़ वो लोग दे सकते हैं। ऑल दे आर गिविंग इज न्यू सेट ऑफ स्टिकर्स, वो ना भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ना दो, करोल बाग से करवा लेंगे भाई। अरे यूट्यूब में सर्च करके देखेगा ना, तो उसमें वो भी है कि 250 एडवेंचर में लोग 390 एडवेंचर का हेडलाइट मॉड्यूल लगा रखा है, और ये होता भी है। तो वो एक है। और इसी के रिलेशन में अगर मैं कहूँ, द सेकंड पॉइंट, अगर इसका हेडलाइट कोई मॉडिफाई करना चाहता है, जैसे मैंने किया है, हेडलाइट को खोल के, मतलब मैंने नहीं किया, दुकान से कराया था, बट मैंने देखा है प्रोसेस। इसका हेडलाइट खोलने का प्रोसेस अगर शुरू करना तो पागल हो जाओगे, इतना सब कुछ खोलना पड़ेगा। मतलब 390 मेरे पास जब ड्यूक थी, उसके मैंने हेडलाइट नहीं, कुछ रिले विले लगाना था इंडिकेटर के लिए, तो 1-2 नट खोला, पूरा हेडलाइट असेंबली बाहर हाथ में। इसमें आपको इतना कुछ पार्ट्स और ये मतलब एक्स्ट्रा तामझाम इतना खोलना पड़ेगा कि आप परेशान हो जाओगे, पागल हो जाओगे। और उसी के लाइन कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उसको। तो आपको हार्डली कोई वीडियोस मिलेंगे। मेरे को एक ही वीडियो मिला था, मुंबई का किसी बंदे ने किया था, एक मैं नाम भूल जा रहा हूँ, वो मैंने अपने फेवरेट में ऐड कर रखा है यूट्यूब में, ताकि वो एज अ रेफरेंस मेरे को इजीली मिल जाए। तो वो एक है। और इसके प्लास्टिक पार्ट्स थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, क्योंकि अगर आप एडवेंचर 390 हो या 250 हो, दोनों में आप
सामने से अगर हेडलाइट असेंबली को देखोगे, साइड में से कान सा कुछ ऐसा है, उसको क्या बोलते हैं टेक्निकल आई डोंट मैं नो। इसके बारे पूछना था मुझे, मैं भूल गया था। मैंने कुछ फोरम्स में भी देखा था, जो जो ब्लैक कलर का हल्का सा कर्व टाइप करते हैं हेडलाइट के जस्ट नीचे में, नीचे वो उसमें क्रैक करने वो क्रैक होने का कुछ लोगों ने प्रॉब्लम हाँ, वो किया था, रेज किया था। 4 बार चेंज हो चुका है। हाँ, बस वही चीज तो ये क्यों चेंज, वो उसमें कुछ ना मैंने प्रेशर दिया और ना कुछ उसमें मैंने मॉडिफाई किया, अपने हाँ, से टूट जा रहा था ना। अपने से ही टूट जा रहा था। ये मैं थर्ड सर्विसिंग में भी कराया हुआ है, तो उसमें भी उन्होंने चेंज कर दिया फिर से, क्योंकि मैंने बोला कि एक साइड से बहुत ज़्यादा रैटलिंग आवाज़ आ रही है, तो चेंज कर दो इसको आप। हम्म, तो ये है, बाकी तो नेगेटिव एज सच कुछ नहीं है। आई एम मोर और लेस ओके ओके विद द बाइक। लोगों को ना पता हो, बट आपको लगता है कि ये चीज 250 एडवेंचर के बारे में लोगों को जानना चाहिए, ऐसा कुछ है? ऐसा तो कुछ नहीं, मैंने बहुतों के मन में ये मतलब इनहिबिशन सी है कि यार 390 में अगर मैं पैसा जोड़ूं तो मेरे को TFT LCD मिलेंगी, मेरे को बहुत सारे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेंगे। बट मैं यही कहना चाहूँगा, जब आप खरीद रहे हो कि अगर आप एडवेंचर इन दोनों में चॉइस चूज करना चाहो, तो पहले तो देखो आपको वो पॉइंट चाहिए कि नहीं। जैसे मेरे पास जब ड्यूक 390 थी, उसमें भी ब्लूटूथ था। मैंने ब्लूटूथ बस एक बार यूज किया था चेक करने के लिए कैसे पेयर होता है, और उस पेयरिंग को करने में मेरे को आधा घंटा लग गया था, क्योंकि पेयर हो ही नहीं पा रहा था। और पेयर करने के बाद भी अगर मैं देखूं कि अगर आप, ये मैंने मेरे किसी ब्लॉग में शायद बता भी था, मेरा जो हेडलाइट, मैं हेड लेवल ऐसा बैठा हूँ, तो अगर आपका डैशबोर्ड जो है वो आपका आई लेवल पे है, जैसे कि एडवेंचर प्रॉपर बिग सीसी एडवेंचर में होता है, हेड लेवल पे होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपके आई लेवल काफी नीचे हो जाता है। आपको अगर ब्लूटूथ में कुछ देखना, आपको बार बार मुंडी नीचे करके देखना पड़ेगा, नीचे करना पड़ता है। हाँ। तो उसमें देयर इज अ फेयर चांस ऑफ सामने कुछ भी हो सकता है। यू नेवर नो, सामने वाला डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन ही है। हाँ। तो इस मामले में मैं तो कहूंगा कि ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, और मैंने ट्रैक्शन कंट्रोल के पॉइंट में बोलना चाहूंगा कि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है, जब वो रिवर क्रॉसिंग कर रहे थे, ट्रैक्शन कंट्रोल बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम दे रहा था। वो बोल भी रहे थे ब्लॉग में, यार ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना भूल गया, कट 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 करके आवाज आ रही थी पीछे से। तो डोंट गो बाई, मतलब जैसे तूने भी कहा है कि मतलब जस्ट बिकॉज यूट्यूबर बता रहे हैं उससे इन्फ्लुएंस मत हो जाओ। इन्फ्लुएंसर है मतलब एवरीथिंग इज बाइबल, नो। अपना भी थोड़ा सा ग्रे मैटर लगाना चाहिए उसमें। टेस्ट राइड तो 100% लो। तो हो सकता है कि इन सब चीजों जो तू कह रहा है, मैं कह रहा हूँ, इन सब के बाद भी तेरे को अगर किसी को 390 पसंद है तो वो 390 ले, 250 ले। बट वही है, वही मेंटोस। मेरा एक ही फंडा है। 390 एडवेंचर आप तभी लो अगर आप हाईवेज पर ज्यादा स्पीड में ट्रैवल करना चाहते हो। हाँ, सिर्फ उसके अलावा जो भी चीजें आप सब 250 एडवेंचर में कर सकते हो। easy। एंड फॉर ऑफ रोडिंग पर्पस, ऑफ रोडिंग मैं बता रहा हूँ, ऑफ रोडिंग में ना आपको ज्यादा स्पीड नहीं चाहिए होता है। ऑफ रोडिंग में आपका मैटर करता है स्किल सेट, बाइक की हैंडलिंग। मेरे हिसाब से तो ऑफ रोडिंग के लिए 250 एडवेंचर विल बी अ बेटर ऑप्शन, आई थिंक। एक्चुअली मैं Because of, ये एक पॉइंट इस पॉइंट से याद आया मेरे को, जिसके पास 390 है ना, सो उन दे ऑल सफर फ्रॉम लो एंड वो प्रॉब्लम, क्योंकि लो एंड 390 में है नहीं। तो वो लोग आके 250 के ही रियर स्प्रॉकेट लगाते हैं उसको फिक्स करने के लिए। और मैं 250 को, जैसे मैंने कहा कि ट्रैफिक में जब चलाता हूँ मैं 10-11 के स्पीड में बिना क्लच इनपुट दिए आराम से बाइक चलती है। जैसे मैं 8-9 के स्पीड में, तो तब मैं जाके क्लच को एंगेज करता हूँ। तो ये चीज 390 में आई डोंट थिंक इट वुड बी पॉसिबल, उससे बाइक स्टॉल हो जाएगी उससे पहले। तो ये एक पॉइंट तो है। तो वही है, मतलब अगर अगर आपको हाईवेज पर 120 प्लस चलना है तब कहीं आप सोचो, लेकिन अगर आप 110 में, मतलब 90 से 110 के बीच में अगर आप कंफर्टेबल हो, उससे ज्यादा का आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 250 लो। जो पैसे बच रहे हैं उससे तेल भरो। अरेंज करो, तेल भरो भाई। तेल भरते भरते तेल निकल जा रहा है भाई साहब। हाँ वही तो। सो गाइज, ये था 250 एडवेंचर का एक लॉन्ग डिस्टेंस ओनरशिप रिव्यू आप कह सकते हो। ये ऐसे ही मैंने सोचा कि चलो यार, अभी भाई से अभी पॉसिबल तो नहीं है ऐसे जा करके मिलना, तो हम लोगों ने सोचा कि हमने प्लान किया कि ऐसे कुछ बनाते हैं वीडियो, ताकि आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन सही मिले।
आई नो ज्यादा लोग शायद ना देखे, हार्श ट्रूथ है, ज्यादा लोग शायद ना देखे, बट मैं गारंटी देता हूँ जो लोग 250 एडवेंचर लेने का सोच रहे हो या 390 एडवेंचर भी लेने का सोच रहे हो, उनको इस वीडियो से काफी कुछ अच्छा चीज पता चल गया होगा और उनके बाइंग डिसीजन में एक रोल प्ले करेगा। कई बार क्या होता है ना कि आप जो वीडियो देखते हो वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए तो सही होता है, बट बाइंग डिसीजन में शायद उतना फर्क नहीं लाता है। सो ये था एक 250 एडवेंचर का पॉडकास्ट काइंड ऑफ ओनरशिप रिव्यू। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एंड बाइक के रिगार्डिंग और कुछ जानना हो तो भाई का चैनल है एज आई राइड, अभी ए आई आर मोटर व्लॉग हो गया, एयर मोटर व्लॉग। तो इसके लिए वो बोलना चाहूंगा, ये एज आई राइड को मैंने एआर क्यू बनाया था, ये मैंने शुरू में बोला था ना। हाँ हाँ हाँ, आप बताएंगे बोल अब हाँ। एज आई राइट मैंने जब लोगों को बोलता था ना, वो एज के जगह एस के साथ और एक एस लगा देता था, तो उसका कुछ और ही मतलब निकल के आता था। तो मैंने सोचा इसको शॉर्ट करके एयर कर दिया जाए। सही सही सही। बट मेरे को अगर पूछोगे ना, तो एक एडवांटेज इसका ये है ना, अभी किसी को अगर आपसे कोई लाइक आप बाइक राइड कर रहे हो और कोई आपको देख के पूछ, अरे भाई आप यूट्यूबर हो क्या, ऐसा होता है जनरली, आपके साथ भी हुआ होगा कि देखते हैं कैमरा लगा है, राइडिंग गियर पूरा है, तो अरे भाई यूट्यूबर हो क्या, यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, तो लंबा चौड़ा नाम बताते हैं ना, तो उनको सर्च करने में भी दिक्कत होता है और ढूंढने में भी दिक्कत होता है। और अगर सिंपल नाम रहता है अभी एयर मोटर व्लॉग्स, तो हालांकि वो ए आई आर बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा, बट एयर मोटर व्लॉग्स अगर बोलोगे तो वो तुरंत मिल जाएगा, ये क्या एडवांटेज। एडवांटेज भी है। अब मेरे को तो सारे पेट्रोल पंप्स में फुल पब्लिसिटी मिलता है, फ्री एयर लिखा होता है ना। हाँ 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 हाँ, सही 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 सही। तो भाई का जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ऐसा नहीं कि बोल दिया डिस्क्रिप्शन में और गायब, बस मिलेगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। एंड इंस्टाग्राम आईडी भी फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन पर, एंड आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। भाई का 2 इंस्टाग्राम आईडी है। सो ये था गाइस वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड डू चेक आउट अदर कंटेंट ऑफ माय चैनल एंड एज वेल एज एयर मोटर ब्लॉग्स चैनल। अगर आपको कंटेंट सही लगते हैं प्लीज टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड एज ऑलवेज राइड हार्ड, राइड सेफ, राइड रिस्पॉन्सिबल। दिस वाज रवि एंड सैम साइनिंग ऑफ। आफ्टर ऑल जापानीज भाई। जापानीज बाइक हो या तेल, बहुत मक्खन की तरह। ये एडिट कर देना। एडिट होगा भाई।